students, and we are going to be doing some practice, essential practice है. Please, I need pin drop silence. कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लो, बिकॉज मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप लोग ही सारी कैलकुलेशंस करोगे. जरा इधर देखो. Figure shows the speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road. We can see that कि हमारे पास एक ग्राफ है, वो भी किस चीज़ का, स्पीड टाइम ग्राफ है. सबसे पहली चीज़ है, मेरा एक सवाल है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, राइट? एक्सेलरेशन देता है स्ट्रेट अवे, सीधी सी बात है. तो अब मेरा इसमें सवाल ये, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार. आई मीन व्हाट इज द मोशन ऑफ द कार? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप एक काम करो, मैं आपको तरीका, बेटर तरीका बताऊं इस तरह के आंसर को प्रेजेंट करने का. आप एक काम करो, बाय पार्ट्स अप्रोच करो इस सवाल को. बाय पार्ट्स ऐसे अप्रोच करोगे कि पहले इसको डिवाइड कर दो. ये है 0 to 10 सेकेंड्स की कहानी. तो 0 to 10 सेकेंड्स के अंदर, 0 to 10 सेकेंड्स के अंदर हमारे पास है कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सही है. कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी बेटे. ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. उसके बाद फिर मेरे पास 10 to 20 मेरे पास क्या है? 10 to 20 सेकेंड्स क्या है? जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, ऐसा ही है. उसके बाद फिर मेरे पास है 20 to 24. 20 to 24 सेकेंड्स में मेरे पास क्या हो रहा है? इधर डिसेलरेशन है, कांस्टेंट डिसेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन. ये तो मैंने लिखा. अब अगर नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट होगा, सीधी सी बात है, 3 पॉइंट्स लिखे, 3 मार्क्स तो वैसे भी मिल गए. लेकिन अगर एक नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट होगा तो वो ये भी लिखेगा इधर, वो यहाँ पे लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन. क्यों ऐसा है? क्योंकि आप इधर नज़र डालो कि हमारे पास जो इसका ग्रेडियंट है वो ज़्यादा स्टीपर है कंपेयर टू दिस ग्रेडियंट. इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो बहुत ही विजिलेंट होगा वो देख सकेगा इस चीज़ को. लिख लो, अच्छी बात है. एग्जामिनर बोलेगा कि यार नेक्स्ट लेवल सोच रखता है ये. समझ गए? इज दैट क्लियर? हाँ, तो मैं किस लिए कर रहा हूँ फिर? ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. तो फिर तो मेरे गया ना, फिर तो मेरे मार्क तो वैसे नहीं कटेगा. देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा तो तब कटेगा. अगर ऐसे आपने कोई बकवास लिख दी है जो सेंसेबल ही नहीं है, उस पर नहीं कटते नंबर जी. अच्छा, इधर देखो, यूज फिगर 7.1, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द 24 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन. बच्चों वाला सवाल है, शो योर वर्किंग, इसने कहा है. अब इसके अंदर मैंने पहले से ही इसको डिवाइड किया हुआ था. अब मुझे एक बात बताओ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस ट्रैवल देता है. तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का. तो ये क्या बनेगा? हाफ इंटू 10 इंटू ये वाली कितनी आ रही है? 16. ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 80 हो जाएगा. चेक कर लो, निकालो. मैंने कैलकुलेटर आप लोगों को बोला था निकाल के रखो, वरना कैसे होगा? 80 आ रहा है. 80 मीटर्स हो गए. एक मिनट जरा रुक जाओ. फिर उसके बाद जो है इस रेक्टेंगल का निकालना है. तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10, 160 मीटर्स. फिर इसका एरिया निकालोगे. इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 16 इंटू 4. तो ये हो जाएगा 32 मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? निकालो टोटल डिस्टेंस, जल्दी बताओ जल्दी. क्या? 272. तो ये हो जाएगा 272. क्या था इसका? यूनिट है मीटर्स. तो ये मीटर्स में आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 272 मीटर्स. अब एक बात याद रखना, 3 मार्क का सवाल था ये वाला. अब वर्किंग आपने इस साइड पे तो शो नहीं की है, तो आप इसके अंदर एक स्टार लगा के लिखना वर्किंग शोन ऑन ग्राफ. वर्किंग शोन ऑन ग्राफ, सही है. और ये भी लिख देना एरिया अंडर ग्राफ वॉज यूज. एरिया अंडर ग्राफ वॉज यूज, ताकि भाई एग्जामिनर को पता हो कि आप कर क्या रहे हो. सही है? इज दैट क्लियर? आपने सारी वर्किंग इधर की है, लेकिन आप इधर बता देना कि मेरी इधर वर्किंग है, वरना ऐसा नहीं कि बोल्ड आंसर नजर आए. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टारगेट इज टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स मोशन. एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? कैसे निकालते हैं?
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 272 मीटर्स है, और टोटल टाइम जो है वो कितना है, 24। सो दिस शुड बी 24 सेकेंड्स। निकालो 11.3 क्या मीटर पर सेकेंड। सही है, यूनिट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू नॉट निग्लेक्ट इट। फिर मुझे कहता है, ज़रा इधर देखो, अ सेकेंड कार ट्रैवल्स एट स्टेडी स्पीड। ओके, स्टेडी स्पीड पे चल रही है। स्टेडी स्पीड का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट स्पीड होगी, यानी ये कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब है क्या, फ्लैट लाइन होनी चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन वाली। मुझे ये कहता है इट ट्रैवल्स द सेम डिस्टेंस एज द फर्स्ट कार इन द 24 सेकेंड ऑफ द जर्नी। अच्छा, इसका मतलब है कि 272 मीटर इसका डिस्टेंस भी होगा। टाइम भी गिवन है हमारे पास 24 सेकेंड्स। तो क्या हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड? तो स्पीड अगर आप निकालोगे तो स्पीड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस 272 डिवाइडेड बाय 24 सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये करो, उसको निकालो, 11.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से पहुँच गए, ठीक है, तो सेम हो गया। तो क्या हो गया, स्पीड आ गई हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड है। सही है, माइंड यू दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। अब ज़रा मुझे ये बोला है कि ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द सेकेंड कार। अब नाउ दिस कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व। तो हमें एक फ्लैट लाइन इधर बनानी पड़ेगी इस ग्राफ के अंदर। सही है, तो मुझे किस पे बनानी पड़ेगी, 11.2 सेकेंड्स पर बनानी पड़ेगी, 11.3 पर। सही है, तो अब ज़रा इधर आ जाते हैं। अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 4, इसने लिखा हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये 5 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। तो एक ब्लॉक कितने का हो गया, 0.2 तो नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा 0.8 आ रहा होगा, 0.8 आ रहा है। सही है, तो 0.8 हो गया। अच्छा, अब मुझे कितना निकालना है, 11 पॉइंट तक समथिंग जाना है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग काउंटिंग करें, ये हो जाएगा 8, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप इसमें से 12 में से 8 अगर माइनस करो, 0.8 माइनस करो तो कितना हो जाता है, 11.2 हो जाता है। सही है ना, 0.8 माइनस करोगे 11.2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 11.2 है और 11.3 कुछ यहीं पे होगा, ऐसा ही होगा। तो बस अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, एक लाइन उठाकर स्ट्रेट अबे इधर से ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। सही है, दैट इज इट, दैट इज प्रीटी मच इट। इज दैट क्लियर? उसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि भाई ये मेरे पास कितना था, 11.3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड। सही है, क्लियर है, इज दिस क्लियर? अच्छा, उसके बाद पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर मेरे पास कहता है थिंकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बिटवीन द टाइम दैट द हैजर्ड इज सीन एंड द टाइम दैट द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब थिंकिंग डिस्टेंस में होता क्या है, सबसे पहले ये ज़रा सुन लो। थिंकिंग डिस्टेंस में ये होता है कि आपने कोई हैजर्ड देखा, या आप मतलब कोई सामने आ गया और आपने बोला कि मैं ब्रेक लगाऊंगा। अब ब्रेक लगाने के लिए ब्रेन से सिग्नल जनरेट होंगे, आपके पैर तक पहुंचेंगे, ओनली देन यू आर गोइंग टू डिप्रेस इट। सही है। अब द थिंग इज, जब तक ये पैरों तक पहुंचता है तो इसका मतलब होता है ये रिएक्शन टाइम होता है। इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम जो गाड़ी का स्टेट होगा मोशन का, वो कंटिन्यूस ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल व्हाइल द कार स्लोज डाउन टू रेस्ट। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस है जिस टाइम पे आपने ब्रेक दबा दी है। समझ गए? यानी ब्रेकिंग फोर्स डिप्लॉय हो चुकी है, द ब्रेक्स हैव बीन डिप्लॉयड। अब वो जाहिर बात है, जब ब्रेक दबाओगे तो एकदम से तो नहीं रुकेगी, आराम आराम से रुकेगी। सही है, डिपेंडिंग ऑन द डिसेलरेशन। गॉट इट? अब ये कह रहा है figure shows the thinking distance and the braking distance for an alert driver when the car travels at different speeds. Okay. अब मेरे पास जो है इसके अंदर है complete this table. Now your target is to complete this table. तो सबसे पहली चीज़ है कि एक चीज़ इधर लिखी हुई है कि एक अलर्ट ड्राइवर है, सेम ही ड्राइवर है। एक बात याद रखना, सेम ही बंदा होगा तो उसका रिएक्शन टाइम टेक्निकली कांस्टेंट होता है। समझ गए? अलर्ट भी है, टायर्ड नहीं है, अलर्ट है, तो टाइम कांस्टेंट हो गया। तो क्या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इधर देखो,
मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं कि थिंकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज द रिएक्शन टाइम। टाइम रिएक्शन टाइम है, मैथमेटिकली मुझे पता है कि रिएक्शन टाइम जो है वो कांस्टेंट है, जो कि सवाल में भी लिखा हुआ है, एक ही बंदा है, कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये डिस्टेंस आ रहा होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप देखते हैं कि क्या ये सच है इसमें या नहीं है। हमने एक हाइपोथेसिस किया और देखा कि यार देखते हैं कि सच है या नहीं है इस सवाल में। इधर देखो, इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिट में तो फर्क है लेकिन छोड़ो, वैल्यूज पे काम करते हैं। 20 यहाँ पर है और डिस्टेंस कवर कितना है? 9 है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अगर मेरे पास स्पीड यहाँ पे डबल होती है तो डिस्टेंस भी डबल होना चाहिए। तो इधर भी यही हो रहा है कि अगर मेरे पास जो है स्पीड मेरे पास डबल हुई तो मेरे पास थिंकिंग डिस्टेंस भी डबल हुआ। कैन यू सी दैट? तो और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ट्रिपल हुआ, स्पीड ट्रिपल हुई तो थिंकिंग डिस्टेंस भी मेरे पास ट्रिपल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपके पास? 27 आना चाहिए। 9 3 27। इज दैट क्लियर? मैंने बहुत सोच समझ के इसको अटेम्प्ट किया था। ये बहुत ही रिसेंट पेपर है, 2022 का पेपर है ये। इज दैट क्लियर? यार एक मिनट थोड़ा सा पॉज करो। अब इसके बाद ये मुझे बोलता है कि द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्राइवर टू रिएक्ट टू द हैजर्ड इज कांस्टेंट एट डिफरेंट स्पीड्स। एक्सप्लेन हाउ द टेबल शोज दिस। अब ज़रा सुनो, लिसन, सिर्फ मुझे क्वेश्चन पेपर ही नहीं कराना, मैं एक और चीज़ भी करवाना चाह रहा था। मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ना, इसके अंदर मैं एक काम करूँगा, हर जगह का टाइम निकाल लेता हूँ। हर जगह का रिएक्शन टाइम ही निकल आए तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्पीड गिवन है किलोमीटर्स पर आवर में और मेरे पास जो थिंकिंग डिस्टेंस गिवन है वो मीटर्स में गिवन है। सो ऑब्वियसली यूनिट कंसिस्टेंसी है नहीं, तो जाहिर सी बात है मुझे ज़ाहिर बात है इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। अब उससे पहले कि मैं इस पर आगे चलूँ, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टास्क देता हूँ कि मुझे 20 किलोमीटर्स पर आवर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दो। मैंने आपको ये तरीका बताया है कि भाई आप क्या करोगे, अगर इसको कन्वर्ट करना है 20 किलोमीटर्स को किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो आप एक काम करो। सबसे पहला काम जो है मैं दोबारा से समझा रहा हूँ एक दफ़ा, आप 20 को कॉमन निकाल लो, ये निकाल लिया। उसके बाद ये किलोमीटर और आवर लिखा हुआ है तो इन दोनों के साथ आप 1 लगा दो, सही है। फिर 1 किलोमीटर को आप जो है मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, और 1 आवर को भी आप खोलोगे तो वो 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। इट्स अ फैक्ट। फिर आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक पहुँच गए? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ज़रा सुनो, मुझे बोलता है कि भाई द टाइम इट टेक्स फॉर द ड्राइवर टू रिएक्ट टू द हैजर्ड इज कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट स्पीड। एक्सप्लेन हाउ द टेबल शोज दिस। सही है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, रादर देन के मैं बैठ के इतना सोचूं, मैं वैल्यूज़ ही निकाल के प्रूव कर देता हूँ। अब अगर मुझे ये करना होगा स्टेप, तो फिर एक बात याद रखना, एटलीस्ट 3 आपको वैल्यूज़ यूटिलाइज करनी पड़ेंगी टू शो दिस थिंग। अब ज़रा सुनो, पहली वैल्यू मेरे पास क्या है? मेरे पास स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर। इसकी स्पीड मेरे पास आ रही है 5.5 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो था 9 मीटर्स, ऐसा ही है। अब इन दोनों को मैं यूटिलाइज करके टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम कैसे निकलेगा आपके पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस 9 डिवाइडेड बाय 5.5 करो जरा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.63। यहाँ तक पहुँच गए? ये आ गया सेकेंड्स में, हमारे पास थिंकिंग टाइम आ गया, रिएक्शन टाइम आ गया। फिर आप एक काम करो, दूसरे को भी कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास फिर कितनी है? 40 है। 40 किलोमीटर्स पर आवर को आप कन्वर्ट मारोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये कितना हो जाएगा? क्या? 11.1 हमारे पास क्या मीटर पर सेकंड आ गया, और मेरे पास इस पर डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 18। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 18 डिवाइडेड बाय 11.1। कितना आ रहा है? कितना? 1.62 ऑलमोस्ट, सही है।
अब अगर आपने, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप जब तीसरी वैल्यू पे भी करोगे ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है यू कैन क्लियरली सी दैट द रिएक्शन टाइम इज टोटली कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज प्रोबेबली द इजीएस्ट वे टू शो दिस थिंग। हाँ, इसमें आप कैलकुलेशन किसका बेटे थर्ड क्या आ ही नहीं सकता बेटे, क्या हो गया? सेम ही आएगा, सही है। हाँ 1.6 ही ले रहा हूं मैं। मैं करके दिखा देता हूं भाई। 60 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। पहले ये निकालो, ये कितना आ रही है स्पीड? 16.6 आ रही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास इसने डिस्टेंस कवर कितना किया हुआ है उसमें? 27, सही है। ये हो गया। अब आप जरा निकालो, टाइम निकालो इसका अगेन, तो ये हो जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 16.6, 1.62 अगेन आ गया। आपका प्रूव हो गया, तीनों में प्रूव हो गया। बस इससे ज़्यादा बेटर और कोई तरीका नहीं है, आप ये कर लो तो सबसे बेस्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन द ड्राइवर इज टायर्ड। अच्छा, अगर मैं ड्राइवर टायर्ड है तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर रिएक्शन टाइम बढ़ेगा तो थिंकिंग डिस्टेंस पे क्या असरात आएंगे? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सिंपल एज दैट। बिकॉज सीधी सी बात है, रिएक्शन टाइम उसका स्लो है तो ब्रेक देर में दबाएगा, उस टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, सही है। ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद फिर मेरे पास है ब्रेकिंग डिस्टेंस, बढ़ेगा या कम होगा? बेटे पहली बात है सेम ही रहेगा। द रीज़न इज दैट कि भाई ब्रेक तो सेम ही होगी ना जिसको वो दबाएगा। इज दैट क्लियर? ब्रेक पहले दबाए, अलर्ट स्टेट में भी दबाएगा, ब्रेक तो सेम ही है। ब्रेक टायर्ड स्टेट में भी दबाएगा, ब्रेक तो सेम ही है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा, सही है। फिर ये कह रहा है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी मेड बाय अ साइक्लिस्ट बिटवीन टाउन ए एंड बी। बच्चों वाला सवाल है ये वाला। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, लेकिन एक इसने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की है कि हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर्स में और टाइम जो है आवर्स में गिवन है। जस्ट बी केयरफुल, ठीक है, बी वेरी विजिलेंट। फिर मुझे कह रहा है द साइक्लिस्ट लीव्स टाउन ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड अराइव्स एट टाउन टी एट 4 आवर्स। यानी इसने हमारे पास जर्नी की और ये आ गया दूसरे टाउन में, सही है। अब पहले इसने मुझे बोला डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा होगा? ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये बता दो कितनी आ रही है, बताओ। हैं 30 कहाँ से आ रही है? 60 कहाँ से आ रही है? क्या हो गया? ये 59 नजर आ रही है। 58 है भाई, क्या हो गया यार? ये 52 है, 54 है, 56 है, 58 है। 58 क्या? किलोमीटर्स। ये हो गया 58 किलोमीटर्स हो गया। फिर ये मुझे कह रहा है डिटरमिन द टाइम फॉर विच द साइक्लिस्ट रेस्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी बिफोर ही रीचेस टाउन बी। मुझे बोलता है कि यार कितनी देर के लिए रुका था, तो रुका भाई। मेरे को एक सवाल बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड देता है। स्पीड 0 कहां पर है? हमारे पास स्पीड 0 यहां से लेकर यहां तक स्पीड 0 है, सही है। अब पहले मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें मैं मार्किंग कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ये रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट का टाइम कितनी देर का है? बता दो। 0.8 टाइम हो जाएगा 0.8 आवर्स। और अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 48 और 48 मिनट्स जी। ये 2.2 आवर्स है जहां तक स्टार्ट करेंगे। हाँ
तो यहां से लेकर यहां तक कितना घंटा हो गया? 0.8 आवर्स नहीं हो गए? सही है, 0.8 आवर्स यहां तक नहीं हो गए? क्लियर है? नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट नियर द एंड, गाइस इनफ. The speed of the cyclist near the end of the journey is greater than the speed at the beginning. State how the graph shows this. Gradient is steeper at the end. वो ही लिखना पड़ेगा इधर. तो हम लोग लिखेंगे gradient or slope of the graph is steeper at the end. सही है. नेक्स्ट स्टेप, योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट फॉर द जर्नी फ्रॉम ए टू बी. टोटल डिस्टेंस कितना था? 58 किलोमीटर्स था. टोटल टाइम कितना लगा था इसको इधर तक पहुंचने में? 4 घंटे लगे थे. 5 आवर्स मत ले लेना, 4 घंटे पे पहुंचा था. तो 4 घंटे हमारे पास हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 4 आवर्स. तो 4 आवर्स आप निकालो, कितना हो जाएगा ये? 14.5 किलोमीटर्स पर आवर्स. इज दैट क्लियर? यूनिट आपको कोट करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? लिसन, figure shows a child sitting on a sledge on a snow covered hill of constant slope. ठीक है, सही है. एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करके बताना चाह रहा था कि भाई एक चीज़ ज़रा समझो. लिसन, मेरी बात समझ लो प्लीज़, अल्लाह का वास्ता पढ़ लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता मैं आपको. सही है, ज़रा इधर देखो, अब ज़रा इधर सुनो. अगर मेरे पास एक सिंपल सी बॉल है, उस बॉल को मैंने इसके ऊपर प्लेस किया, यू नो दिस, द बॉल विल नॉट मूव. ऐसे ही रहेगी. सही है, राइट पे भी नहीं जाएगी, लेफ्ट पे भी नहीं जाएगी. अज्यूमिंग के फ्रिक्शन लेस फ्लोर है. ये चीज़ भी ज़रा समझ लो, बड़े काम की चीज़ है. इसका वेट हमारे पास है डाउनवर्ड, mg इसका वेट है. ठीक है, विच वी कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग w ओवर हियर. इसके बाद हमारे पास मैंने इस सेम बॉल को एक फ्रिक्शनलेस स्लोप पर ऐसे प्लेस किया. ज़रा इधर देख लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. द सेम बॉल इज प्लेस्ड ओवर हियर, बट वी नो इट इंटुइटिवली कि इट विल रोल डाउन द स्लोप. ऐसे ही है. व्हाई इज दैट? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों. भाई इसका वेट नीचे होता है ना, W होता है. इस तरफ हमारे पास एक और फोर्स आ रही होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप. इसको आप लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप. बहुत काम की चीज़ है. ठीक है, दिस इज द फोर्स. ये वेट की वजह से एक फोर्स आ रही है, कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप. ऑल्दो ये वाला सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा सकता है एट दिस मोमेंट इन टाइम. जब एएस में आओगे तो आई विल गो फर्दर इनटू द डिटेल, बट नॉट राइट नाउ. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेस में आते हैं. यही वाला सवाल है. A child shows, figure shows a child sitting on a sledge on a snow-covered hill of constant slope. एक constant slope है, एक child बैठा हुआ, बच्चा बैठा हुआ इसके ऊपर. फिर मुझे कहता है कि at time t is equal to 0, the child in the sledge begins to move down the hill in a straight line. Okay. When the child sees a wall ahead, he applies the brake. भाई सीधी सी बात है, उसकी जान निकल गई कि भाई सामने तो दीवार आ रही है, तो उसने ब्रेक लगा दी. The child and the sledge continue to travel in a straight line until they come to a stop before hitting the wall. Well done, बच गया. सही है, दीवार से लगने से, टकराने से बच गया. यहाँ तक तो कहानी हो गई. अगर एनिमेशन मेरी होती तो शायद नहीं बचता. खैर, ये कह रहा है फिगर 7.2 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी. यू कैन क्लियरली सी दैट. सही है, ये पूरा स्पीड टाइम ग्राफ आपको नजर आ रहा है. एक कर्वी ग्राफ है और उसके बाद हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक शार्प डिसेलरेशन भी आ रही है. इसका मतलब है कि वहां पे तो ब्रेक लगाई होगी उसने. खैर, मुझे बोलता है द ब्रेक इज अप्लाइड एट 26 सेकेंड्स. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टाइम आ रहा होगा, दिस इज द टाइम वेयर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. यहां तक भी हो गया. एक्सप्लेन हाउ, नहीं सॉरी, फिगर शोज how the speed of the child in the sledge varies over the whole journey. Okay,
Explain why between t is equal to 0 and t is equal to 26 seconds the speed varies in the way shown by the graph. Why is it that the speed is varying in this particular way? अब मैंने एक बात की थी, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर लूँ ताकि जस्ट इन केस मिस हो गया था। भाई इसका ग्रेडियंट यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर ग्रेडियंट मेरे पास थोड़ा सा कम हुआ, फिर ग्रेडियंट और कम हुआ, फिर ग्रेडियंट फ्लैट हो गया। अब ये चीज़ तो मेरे को साफ साफ नज़र आ रही है और मुझे पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है इट गिव्स यू दी एक्सेलरेशन, राइट। सो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास ये है एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। क्योंकि क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ये बात भी है हमारे पास, आप चाहो तो ये भी लिख दो, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां तो पहुंच गए हम लोग। लेकिन व्हाई इज दैट द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? अलीजे, कैन यू ट्राई इट आउट? क्या वजह है कि एक्सेलरेशन मेरे पास खत्म होती जा रही है? इतनी देर से आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि बच्चा गिर रहा है? सही है, तो जाहिर बात है एटमॉस्फेयर तो होगा। अब एटमॉस्फेयर होगा तो अगर जीरो स्पीड से स्टार्ट हुआ है, जीरो स्पीड पे सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो इसका वेट डाउन द स्लोप होगा, अग्रीड, और हमारे पास फ्रिक्शन भी होगी जो बैकवर्ड है। अब जरा सुनो, लिसन, उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो एक चीज में इजाफा होता जाएगा, बैकवर्ड एयर रेसिस्टेंस में इजाफा होता जाएगा, एयर रेसिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब मेरी बात जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज करो कि फॉरवर्ड वाली फोर्स मेरे पास इसमें 10 न्यूटन की है, सपोज करो 10 न्यूटन, विच इज नॉट ट्रू इन दिस केस, बट स्टिल 10 न्यूटन मेरे पास एक फोर्स है, सही है। सपोज करो कि मेरे पास स्पीड 0 थी, तो उस टाइम पे बैकवर्ड एयर रेसिस्टेंस भी 0 थी, फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन ही है, यही रिजल्टेंट फोर्स है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी। अब जरा सुनो, थोड़ी सी देर के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसमें एयर रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर मेरे पास एयर रेसिस्टेंस 2 न्यूटन की है तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई? 8 न्यूटन की हो गई रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होती जाएगी। फिर ये मेरे पास ये जो रिवर्स फोर्स है, एयर रेसिस्टेंस फोर्स जो है बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली जब ये 10 न्यूटन की हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास ग्रेडियंट फ्लैट हुआ था एंड में आके, यही हुआ था। यही सारी आपको कहानी इसमें लिखनी है। तो अब मैं लिखता हूँ इसको, इधर जाते हैं। अब मैं इसमें रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ कि भाई ये वाले आपके स्टेटमेंट्स थे। भाई ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में बात की है कि भाई जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है तो हमारे पास एयर रेसिस्टेंस भी बढ़ रही है, रिवर्स फोर्सेस बढ़ रही है। अगर रिवर्स फोर्सेस बढ़ती जाएंगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। इवेंचुअली हमारे पास 26 सेकेंड मार्क पर द ग्रेडियंट वॉज 0 बिकॉज द रिवर्स फोर्सेस हैव बिकम इक्वल टू द फॉरवर्ड फोर्स एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, सही है। नेक्स्ट स्टेप फिर मुझे बोलता है, अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, एट t इज इक्वल टू 26 सेकेंड्स द फ्रंट ऑफ द स्लेज इज 35 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। एक काम कर लेते हैं, उस बच्चे को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। भाई ये बच्चा है, भाई अब आई डोंट नो, यही स्लेज नजर आ रहा है मुझे। सही है भाई, ये स्लेज हो गया, ठीक है। अब जरा सुनो, दिस इज द स्लेज एंड लेट्स जस्ट गो बैक। दीवार मेरे पास ये रही, मुझे इसने बोला है कि मुझे बोलता है कि द फ्रंट ऑफ द स्लेज इज 35 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। मुझे बोलता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये मेरे पास है 35 मीटर्स, अग्रीड, ये है। फिर मुझे बोलता है डिटरमिन द डिस्टेंस between the front of the sledge and the wall when the sledge stops. Oh my God! अब मुझे निकालना है कि भाई ये आखिरकार ये जो स्लेज है ये कहीं यहाँ पर पहुँचेगा। अब जब यहाँ पे पहुँचेगा स्लेज, अगर यहाँ पे आके पहुँच गया तो इसका मतलब है कि ये वाला मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये वाला क्या होगा डिस्टेंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? हाउ डू वी फाइंड इट आउट? लेट्स गो बैक टू द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर मेरे पास ये, सिंस मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इधर से क्या मैं निकाल सकता हूँ? एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ इधर क्या दे रहा होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रहा होगा।
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़रा आप निकालो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो कितनी आ रही है वो निकालनी पड़ेगी हमारे पास है। यहाँ तक चले जाओ, ये कितनी आ रही है स्पीड, ये कितनी आ रही है बताओ। अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है तो एक छोटा सा ब्लॉक कितने के बराबर है? आप करोगे 4 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये कितना आ रहा है? 0.4 के बराबर है। अब ज़रा इधर काउंटिंग कर लेते हैं, इधर आ जाओ वापस से। अब ये आपका ये केस क्लियर करते हैं। ये 12 है, ये कितना हो जाएगा? 12.4, ये हो जाएगा 12.8, ये हो जाएगा मेरे पास 13.2, 13.6, 14, 14.4, 14.8, 15.2 और बोलो, सही है? ये हो गया 15.2। अब अगर ये मेरे पास आ गया तो इसका मतलब है कि मैं करना क्या चाह रहा था, 15.2 ये इसकी ये आ गई स्पीड, तो इसका मतलब है 15.2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम हुआ होगा? 26 से लेकर 30 तक 4 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करो, ये डिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है? 30.4। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हम लोग दोबारा से इस डायग्राम पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये टोटल डिस्टेंस जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 था। मेरे पास जो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 30.4 था। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4.6 आपका आंसर आएगा इसका, सही है? 4.6 मीटर्स। आगे सवाल है, at t is equal to 26 seconds the child and the sledge begin to decelerate. Your target is to determine the size of the deceleration. एक काम करते हैं, या तो आप gradient of the graph निकाल लो या आप यूज कर लो a is equal to v minus u over t। फाइनल वेलोसिटी 0 है और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 15.2, ये आ रही है 15.2 और मेरे पास टाइम था 4 सेकेंड्स। तो ये निकालो कितनी आ रही है वैल्यू, कितनी? -3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। लेकिन इसने मुझे बोला है डिटरमिन द साइज ऑफ द डिसेलरेशन, सो वी डोंट नीड अ माइनस साइन। सो डिसेलरेशन वुड बी 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। फिर मुझे कहता है द मास ऑफ द चाइल्ड इज दिस एंड द मास ऑफ द स्लेज इज दिस। योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। भाई मैंने ये बात आप लोगों को 1000 दफ़ा बताया है कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास मास इधर कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 46 + 9 कितना होता है? 55। तो 55 मल्टीप्लाइड बाय जो डिसेलरेशन आ रही थी वो कितनी थी? -3.8। सही है? जाहिर सी बात है ये वाली वही ब्रेकिंग फोर्स निकाल लो ना, ब्रेकिंग रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। तो निकालो कितनी आ रही है ये वैल्यू? 209। ये आ जाएगी -209। तो इसका मतलब है -209 न्यूटन। न्यूटन लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे नंबर गया। फिर मुझे बोलता है ये, अब बड़ा अच्छा सवाल है, स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस एज द चाइल्ड एंड द स्लेज डिसेलरेट। या दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वर्थ डिस्कसिंग। यस, क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई? क्या थोड़ा स्लो पे भी था टेक्निकली। तो भाई इसमें स्टेट दैट इज टेकिंग प्लेस द चाइल्ड एंड द स्लेज डिसेलरेट एज द डिसेलरेशन अकर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कन्वर्ट हो रही होगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रही होगी तो हीट भी जनरेट हो रही होगी, जाहिर सी बात है हीट हो गई। इसके साथ मेरे पास सीधी सी बात है कि इसके अंदर स्लोप से नीचे गिर रहा है, तो हमारे पास एक और चीज़ भी हो रही होगी कि भाई ये हाइट भी डिक्रीज होती जा रही होगी, तो जीपीई भी कन्वर्ट हो रही होगी। सो हमारे पास जो है एट द एंड ऑफ इट ऑल ये होगा जीपीई एंड केई बोथ कन्वर्ट टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस हीट। इज दैट क्लियर? सही है? ये भी हो गया।
फिर मुझे बोलता है ये वाला जो जवाब है, बेटे आपका नाम क्या था? सबरीना, राइट सबरीना। At t is equal to 26 seconds, the brake is first applied. The child jerks forward on the sledge. Explain why. जब उसने ब्रेक अप्लाई की तो बच्चा जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश की उसने, ऐसा क्यों? फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? सोचो 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 भाई, हम भी होते हैं, ब्रेक लगाते तो हम भी आगे जाते हैं। भाई आपके सामने एक चीज है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। लेट्स गो बैक ऑल द वे। हमारे पास यार कहाँ लिखी हुई थी वो वैल्यूज? वेयर आर दी वैल्यूज? हाँ ये रहा ना, इधर देखो। मेरे पास बच्चे का मास कितना गिवन है? 46। स्लेज का मास कितना है? 9 kg। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि मास एक वाहिद चीज है जिसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। मास की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है नोन एज इनर्शिया। जाहिर सी बात है द चाइल्ड हैज मोर इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन। समझ गए भाई? स्लेज रोकना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अ 46 kg बच्चा। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास इसमें आएगा कि भाई आप सिर्फ ये लिख देना कि भाई वो जो चाइल्ड है उसका मास ज्यादा है, सो द चाइल्ड हैज मोर इनर्शिया, सो मोर रेसिस्टेंस टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन, इसलिए वो आगे चला गया। वो क्लियर है? आई थिंक दैट इज प्रिटी मच इट फॉर टुडे।